Yeah, sir. D24. Hmm. I'll share the screen, and as usual, we will start from beginning as ordered by you. And yeah, Chaturveshansha. So D24, I mean, everybody knows the rest of the things also. I think we have talked about it many a times. कि हमने षडवर्ग, सप्तवर्ग और दशवर्ग, षोडश वर्ग, चार प्रकार के हमारे स्ट्रेंथ है, वो आपको भी सब मालूम है। और मैं कौन से वर्ग की शक्ति देखना है इसके लिए देखता हूँ कि कौन से वर्ग में उसे ज्यादा नंबर मिले हुए हैं, ताकि उतना परसेंटेज, उतना हम क्या कह सकते हैं उसको, उतने प्रतिशत उसका प्रभाव है। तो यहाँ चतुर्वर्ष विषांश जो है ये केवल षोडश वर्ग में ही आता है, इसलिए नैसर्गिक है कि षोडश वर्ग बल ही होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि षष्ठांश ये षोडश वर्ग और दश वर्ग दोनों में भी आता है, तो वहां पे हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ उसको ज्यादा प्रतिशत उसकी शक्ति है खुद को एक्सप्रेस करने की, अपने को अभिव्यक्त करने की शक्ति कहाँ है उस अंश कुंडली को, इसको देखना मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर उसको आधा बल प्राप्त होता है, इसका मतलब करीबन 2.5% मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लेंगे हम तो तो इसलिए उसको हम षोडश वर्ग ही लेंगे। ऐसा भी हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि बाकी वर्गों में उसका उल्लेख ही नहीं आता, यानी उसकी शक्ति नहीं आती, वो थोड़ा बहुत परिणाम करता है। इस प्रकार से ही मैं उसे देखता हूँ। और फिर मैं इसको हम बड़ा भी कर लेता हूँ। एक मिनट सर। फिर विषोपक बल हम कैसा देखते हैं वगैरह है, तो वो हमने पहले भी देखा है। आई होप हम आगे जा सकते हैं। मेरा जो मत है वो भी मैंने दिया है कि वर्ग चक्र स्वयं सिद्ध तो नहीं होगा, मूल राशि चक्र के सहारे ही वो कुछ न कुछ हमको बचाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। और मैं वहां इसीलिए राशि दृष्टि देखता हूँ कि अंशों में जो हमें दृष्टि बल बताया गया है वो वहां आएगा नहीं। जैसा इसमें भी आप देखोगे कई बार राहु केतु एक जगह रहते हैं, कभी जो ग्रह एक दूसरे के सामने हैं वो भी एक ही राशि में आपको दिखते हैं वर्ग चक्र में। उसका कारण आपको मालूम है, वो डिवीजन जब किए जाते हैं तो वो हर राशि में उसको एक डिवीजन यदि मिल जाता है, वही डिवीजन मिलता है, वही विभाग मिलता है, तो वो हम एक ही जगह दिखाते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो जो हमारी सोच है किस प्रकार से परिणाम कर रहे हैं इस विभाग में बैठने से, इनकी शक्ति कितनी है, उसके कारण ऐसा होता है। ये जो ऑलरेडी उस विचारक भी करके उसके ऊपर गए उनके लिए नहीं है, पर उस विचारक के बिगिनिंग के स्टूडेंट के लिए शायद ये ठीक है। 1 साल वगैरह होने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, समझता है। फिर हमें मालूम है कि वो 15 डिग्री से ज्यादा रहे तो उसको ज्यादा अच्छा हम समझते हैं, 10 डिग्री से कम रहे तो वो फर्क नहीं देते। इसलिए हम अभी डायरेक्टली सर आ गया है ना, D24 चार्ट दिख रहा है ना। D24 के चार्ट पे हम चले जाते हैं, चतुर्विंशांश के। So the slide hasn't changed. दिख रही है बेटा, वही मैं पूछ रहा हूँ। No, sir. 1 minute. Slide change, sir. I'll find out what is happening here. Why? Next slide, sir. Next slide. Ah, 1 minute. Is this visible now? Yeah. Wonderful. I think instead of clicking on it, I scrolled down. So it was only getting scrolled at my end. तो हम चतुर्विंशांश को जब देखते, चतुर्विंशांश तो समझना बहुत ही आसान है, हम उल्टा गिनते हैं ना, पढ़ते उल्टा है संस्कृत में। ऐसा हिंदी में भी हम वैसे ही पढ़ते हैं, हमें ख्याल में नहीं आता। तो विंश यानी 2 है, इधर 20 है, और फिर 4 है तो 24। यहाँ पर पाराशर जी का ऐसा, मैं पाराशर जी को इसलिए पकड़ के चलता हूँ क्योंकि विविध लोगों ने अलग अलग ढंग से कौन से चक्र से क्या देखना इसके बारे में कुछ मतभेद भी है इसमें। ये षष्ठांश के वक्त शायद हम देखने की कोशिश करेंगे, मैं बताऊंगा कि और किसी ने होरा प्रदीप ने क्या कहा है, वो एकदम भिन्न है। तो हम पाराशर को ही लेके चलते हैं, जो हमने पहले से चालू है उसी को हम लगे रहते हैं। तो पाराशर जी कहते हैं कि इसको कैसा देखना, तो विद्या या वेद भावंश है।
इसका मतलब कि जो चतुर्विंशांश कुंडली है उससे विद्या देखना चाहिए। अब जैसा कि हम देखते हैं, हम भाव को देखते हैं, भावाधिपति को देखते हैं और वो भाव के जो कारक है उनको देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि विद्या का कारक किसको कहना, क्योंकि यहाँ पर देखो बुध और गुरु में बहुत कंफ्यूजन रहता है कई बार कि गुरु को तो वाचस्पति कहते हैं परंतु बुध को वाचा का कारक कहते हैं। यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है। कहा गया है, मंत्रेश्वर जी ऐसा कहते हैं बुध के बारे में, विद्यासु युक्तिम मतिम, विद्या समझने की जो कला है उसके लिए जो बुद्धि लगती है वो जो है वो बुध को मिलती है। और गुरु के बारे में वो बोलते हैं श्रुति शास्त्र धी स्मृति मतिम, बुद्धि भी इसमें आ गई, यानी सिर्फ हमको जल्दी समझ में आए इसका संबंध नहीं आता, इसके बारे में वो ज्ञान हमें आकलन करने की भी शक्ति देता है। श्रुति, जिससे पहले हम श्रुति से ही विद्या सीखते थे, शास्त्र आदि समझने के लिए जो योग्य है वो गुरु है, इसलिए हम दोनों को विद्या कारक मानेंगे। और हम क्या करेंगे उसके साथ, मन यानी चंद्र को भी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि चंद्र का क्या संबंध है, वो मति की बात हो रही है और चंद्र ये मन का कारक है। ये तीन हम क्यों ले रहे हैं इसका भी कारण कम से कम मैं क्यों सोच रहा हूँ वो बताता हूँ। क्योंकि विद्या के 3 स्थान बताए गए हैं, एक स्थान नहीं बताया गया, तो भाव कैसा हमने निश्चित करना। द्वितीय भाव जो है वो मौखिक विद्या बोलते हैं, जिसको आजकल के दिनों में हम शाला में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, वहां तक का समझते हैं, जिसको क्या जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज बोलते, जूनियर कॉलेज बोलते हैं, वहां तक। आज के काल में, एक काल में वो माता ने जो सिखाया उसी को मौखिक विद्या बोलते थे। फिर चतुर्थ भाव को भी विद्या कहा गया है। ये कौन सी विद्या है, तो इसको आज के जमाने में हम विद्या, विशारद स्तर की जो विद्या है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एजुकेशन, उसको हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। पंचम को भी विद्या भाव कहा गया है। पंचम भाव को जैसा कि मैंने बोला कि अतिरिक्त विद्या समझो, आपको अनुभव सिद्ध ज्ञान भी उसी में आता है, और आपको कम से कम काम करने के लिए दशम भाव के बिल्कुल सामने चतुर्थ होने से जो विद्या लगती है, पर्याप्त होती है, उसके आगे जब जाने की इच्छा होती है ज्यादा पढ़ने की, तो उसको पंचम भाव माना जाता है। इसलिए पंचम भाव को आजकल के जमाने में हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। एक जमाने में शायद वो कम होगा। मैं जब छोटा था मुझे याद है कि ऐसा बोलते थे वर्नाक्युलर फाइनल, यानी 8th स्टैंडर्ड पास हो गया उसको गवर्नमेंट जॉब लगती थी, है ना। आज तो प्यून को भी वो ग्रेजुएट नहीं होगा तो शायद वो प्यून की भी नौकरी नहीं कर सकेगा। इसलिए ये बदलते रहता है, और ये ना बदले तो फिर ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र ये हर वक्त परिवर्तनशील है। हम जब इसको साइंस बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, उसका कारण ही ये है, और इसका आधार में देश काल और पात्र की जो बात कही गई उसी को लेकर। ऐसा भी ये समय का शास्त्र, तो समय के साथ बदलना, परिवर्तन होना, ये इसका धर्म है। इसलिए हमको इस प्रकार से ही देखना पड़ेगा। किसी देश में यदि ऐसा हो सकते हैं देश की जहां पर केवल शालेय शिक्षण से ही उसको अच्छा कुछ काम मिल जाता है, तो वो देश में शायद हमको शालेय शिक्षण को चतुर्थ भाव से देखना पड़ेगा। इसे जरूर ध्यान रखें। ये बताने की तो जरूरत नहीं, पर मेरे आदत के हिसाब से मैं बताते रहता हूँ ताकि मैं भी कंफर्म होता हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में ही बोल रहा हूँ, इधर उधर नहीं भटक रहा। तो हम इसलिए द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और उसके साथ में कारक जो है बुध, चंद्र और गुरु, इनको देखेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, राशि, हम राशि दृष्टि देखते हैं, आपको पता है, वही देखेंगे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि आप लग्न कुंडली में तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, उसमें बहुत कुछ कठिन नहीं है। जैसा मैं बोलता हूँ कि लग्न कुंडली तो आधार है, वहां दिख रहा है हमें कि द्वितीय भाव पे तो कोई, क्योंकि वहां हम ग्रह दृष्टि देखते हैं, वहां कोई ऐसा हमें ऋणात्मक परिणाम नहीं दिख रहा। चतुर्थ भाव पे शुक्र और बुध जरूर देख रहे हैं, पर चतुर्थ पे शनि की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ कुछ तो भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल को कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ होगा, ये हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा है। राहु जो है ये, इसको गूढ़ार्थ विद्या भी तो बोलते हैं। ऐसे लोग एडवांस नॉलेज या कठिन विद्या सीख सकते हैं। हम राहु को केवल वो संभ्रम की स्थिति पैदा करता है ऐसा कहते हैं,
वो गलत नहीं है, वो है। परंतु यदि वो राहु अपनी ऊर्जा सही दिशा में ले जाए तो वो रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को कई बार अपने पे विश्वास भी नहीं रहता, जो उनको अनुभव आए उसको वो अलग ढंग से देखते हैं, शक की निराकरण से देखते हैं या उसमें रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए वहां हमें समझता है कि अकेला बैठा है, वो ऐसा भी योग कारक हो जाता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा हो, ये समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती हमारे समान लोगों को कि जो उसको जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। परंतु हम जब D24 में जाते हैं तो क्या होता है, फिर वही हमको 4 जगह देखना है। अब हम देख रहे हैं, देखिए कि विद्या का कारक बुध, द्वितीय भाव को हम अभी देख रहे हैं, वो कारक भी है विद्या का, और गुरु जो है वो विद्या भाव का, द्वितीय भाव का अधिपति भी है। और चूंकि वो द्विस्वभाव राशि में है, ड्यूअल राशि में, इसलिए उनपे शुक्र गुरु ये देख रहे हैं, राशि दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ कोई हमें तकलीफ नहीं दिखती, इसका मतलब इनका शालेय शिक्षण सहसा ठीक ढंग से हो गया होगा। हम आगे आते हैं चतुर्थ भाव पे, जब आते हैं, यहाँ मैंने ऊपर नीचे लिखा होगा, पर अब वो फ्लो में आने के बाद तो मैं थोड़ी उसकी डायरेक्शन इधर उधर कर देता हूँ, तो माफ कीजिएगा। वहां जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये स्थिर राशि, वहां चंद्र भी बैठा है, जो चतुर्थ भाव का हमने कारक भी उसको मान लिया है। सभी वो सुख का कारक है, परंतु वो हम विद्या का कारक भी मानते हैं, चतुर्थ भाव का भी वो कारक है, इसलिए वहां के कारकत्व में हम शायद चंद्र को लेवे तो ज्यादा सही रहेगा। उस पर 2 ग्रहों की दृष्टि जा रही है, 2 जगह से दृष्टि जा रही है। एक है चर राशि से सूर्य देख रहे हैं, और दूसरी चर राशि जो हमारी लिब्रा तुला राशि है, वहां से राहु और केतु उसको देख रहे हैं। इसके वजह से शनि भी वहां बैठे हुए हैं, तो शनि का भी कुछ प्रभाव निगेटिविज्म में आ सकता है, परंतु शनि तोड़ता नहीं है किसी चीज को। तो हुआ ये कि ग्रेजुएशन लेवल को उनकी इच्छा ऐसी थी कि शिक्षण यही छोड़कर कोई व्यवसाय चालू करें। उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह चालू कर दिया था पहले शालेय शिक्षण के समय से ही, तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं इसको छोड़ दूं और मैं सीधा व्यवसाय में चला जाऊं। उनके पिता जो थे वो आपको मालूम होगा 4 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आए थे, खुद इन्वेस्टर्स थे। पर यहाँ हुआ क्या कि इनकी इच्छा तो थी, परंतु सूर्य जो पिता का कारक है उसका प्रभाव चतुर्थ भाव पे जाने की वजह से पिता के कहने पे इन्होंने फिर कॉलेज में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन अपना किया। वहां पर भी उन्होंने 2 बार कॉलेजेस बदले, एक ही कॉलेज नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि वो केतु जो है ना वो कभी कभी छोड़ने को लग जाता है ना, उसने भी अपना एक थोड़ा सा जो शक्ति है उसका प्रदर्शन शायद किया होगा, उस वजह से एक कॉलेज छोड़ा उन्होंने, फिर दूसरा लिया। फेल वगैरह तो नहीं हुआ वो, क्योंकि आखिर में कारक तो वहीं बैठा हुआ है। परंतु इस प्रकार से चतुर्थ भाव का एक्सप्रेशन किस ढंग से, ये हम शायद लग्न चार्ट से, लग्न कुंडली से हम शायद नहीं समझ सकते थे। शायद क्या के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का नहीं समझ सकता था मैं इतना बोला था कुछ तो भी है यहाँ पर, बाकी ठीक ही है। शनि भी देख रहा है, थोड़ी देर लग गई होगी यदि हम राशि दृष्टि देखें तो, परंतु वो गुरु उसके कारक पे बैठने की वजह से ज्यादा, और चतुर्थेश पे भी देख रहा था, इसलिए वहां कुछ तो भी हुआ होगा, डिले हुआ होगा इस प्रकार पे। यहाँ डिले तो नहीं हुआ, पर इन्होंने कॉलेजेस बीच बीच में बदले, ये द्वितीय भाव का था। अब इसके बाद में हम जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ। विषादरोत्तर बोला है मैंने उसको ताकि वो गड़बड़ न हो, हिंदी में लिखना चाहिए। और तो पीजी के वक्त ऐसा हो, पीजी का उनका जो शिक्षण था वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल शुभ ग्रहों का प्रभाव है। बुध देख रहे हैं मीन राशि से, पंचम भाव में जो राशि है, हम यहाँ पे हम केवल D24 की बात कर रहे हैं, चतुर्विंशांश की कर रहे हैं, वो शुभ ग्रह देख रहे हैं। खुद पंचम भाव में शुक्र विराजमान है, जो शुभ हर वक्त शुभ रहते हैं, आपको पता है। और उनपे धनु राशि से, यानी जो तीसरी स्वभाव राशि है, वहां से गुरु भी वहीं पर देख रहे हैं।
यहाँ पे उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई और इन्होंने अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा जो है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से पूरी कर ली। तो इस प्रकार से हमको उसके फ्लेवर नजर आ रहे हैं, हमें उसकी छटाएं दिख रही है, जिसका जो पूरा ऊपरी ढांचा तो हमको लग्न कुंडली से समझ सकता है, जो कि मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई लग्न कुंडली तो महत्व की ही है, उसको सब जगह ज्यादा उसका प्रभाव बताया गया है। जब हम कितने गुण दिए हैं हर वर्ग को ये देखते हैं तो क्षेत्र को और नवांश को हमको सबसे ज्यादा वर्ग दिखेगा। इस प्रकार से क्योंकि यहाँ ये प्रश्न आता है कि यहाँ 3-3 कारक आ जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ को भी तो कोई कारक है। और फिर विद्या में क्या है, कुछ चीज एकदम समझने की क्षमता जो बाल अवस्था में रहती है, बाद में मन भी लगा हुआ होना चाहिए उस पर, तो विद्या लेंगे हम, नहीं तो शायद विद्या न ले, या हम शनि वगैरह होगा तो कभी कभी हमें ऐसा लगे कि हम नहीं ले सकते। और पंचम भाव जो है वो तो अनुभव सिद्ध ज्ञान का है, पर वो केवल अनुभव सिद्ध ज्ञान का नहीं है वो ज्यादा की जो शिक्षा है, हमको जरूरत से जो कम से कम कर्मा जीव बोलते हैं ना दशम भाव को, तो हमको करियर करने के लिए जो भी शिक्षा का स्तर लगता है उससे आगे जाने की जो शिक्षा है वो भी हम पंचम भाव से। अब यहाँ विषय तो नहीं है, पर आप सबके अनुमति से मैं विषयांतर तो हर वक्त करते रहता हूँ। नवम भाव को मैं उसके आगे का, आज के जमाने में हम जिसको डॉक्टरेट वगैरह कहते हैं, वो मैं नवम भाव को सहसा देखूंगा। तो उन्होंने डॉक्टरेट तो नहीं की, वह केतु है इसमें, पर मैंने समझो नवम भाव में हम लग्न की कुंडली देखते तो हाँ हो सकता है, थोड़ा वक्त तो लगेगा, बीच में कुछ समय जाएगा, उसके बाद में कर लेंगे, क्योंकि सूर्य है तो वो कुछ ना कुछ तो क्षति कराएगा अपने लग्न कुंडली की बात जैसा हम यदि करें तो। यहाँ पर राहु और केतु है तो ये शायद कोशिश करने के बाद में उसको छोड़ दिए होगा, ये संभावना है। पर वहां राहु है तो वो रिसर्च में अपना दिमाग लगाते होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे तो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं कि उनको रिसर्च करना पड़ता। अब मैं जो हर वक्त सोचता हूँ, मुझे कई बार ऐसा पूछा जाता है, खासकर तरुण ज्योतिर्विदों से, कि आप इतना महत्व क्यों नहीं देते, तो मैं बोलता हूँ मैं परसेंटेज को समझता हूँ, यानी वो इंजीनियरिंग गलती से कर लिया तो वो परसेंटेज दिमाग में रहता है, तो भाई इनमें कितना परसेंटेज किसका प्रभाव है इसको देखता हूँ, और इसलिए मैं नवांश और इसी में ज्यादा ध्यान देता हूँ। पर क्या मैं इसको कभी नहीं देखता? हाँ, कभी कभी देखता हूँ। जैसा अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि उस व्यक्ति को शिजोफ्रेनिया है या नहीं, तो वहां जब तक ये मेरे ख्याल में नहीं आया कि ये ग्रह युद्ध में बुध और मंगल है, तब तक मैं देख रहा था कि ये बाकी तो सब ठीक हो रहा है, पर ये बुध क्यों मुझे एफिक्शन नहीं दिख रहा। फिर ऐसे वक्त में हो सकता है कि मैं आगे जाता और बोलता कि हम इसका शायद वो शुभ जो है सूर्यांश से शायद दिखते हैं, उसको मुझे अब याद नहीं है, तो क्योंकि शुभ है, बलाबल है, अनेक प्रकार अलग अलग कुंडली को पाराशर जी ने अलग अलग बताया है कि क्या देखना है, तो शायद वहां जाके मैं देखता कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कि कहीं बुध पे कुछ ऐसे राहु वगैरह समान ग्रह की कोई राशि दृष्टि पड़ रही है क्या सूर्यांश में, ऐसा शायद देखने का मैं प्रयास करता। परंतु अब वो वहां तो हमको समझ गया कि ग्रह युद्ध में है तो शायद वो हारा हुआ ग्रह है, तो ठीक है, तो उसमें हमको उसका कारण समझ गया क्या है। तो इसलिए मैं बार बार ये कभी बोलने को इसलिए नहीं चूकता कि मैं स्वयं उसका प्रयोग बहुत कम करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा 20 अंकों में से आधा अंक केवल चतुर्विंशांश को दिया गया है। इसका मतलब उसका जो प्रभाव है वो उतना ही है ना, आधा अंश है साधारण 5% मेरे ख्याल से, मैथमेटिकली इंक्लाइंड लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए मैं उसको देखता हूँ कि हमको ये बड़े इसमें दिख जाता है। अब उम्र से जरा हमारी ऐसी भी दृष्टि खराब हो गई है, तो हम सोचते हैं कि चलो जो बड़ा बड़ा दिखता है उसको देख के हम निपटे। ये मैं करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मैं कभी इसको नकारूंगा नहीं। तो इसलिए मैं बार बार ये बोलना इसलिए चाहता हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैं हर वक्त D24 या D60 या D45 में जाके करूंगा, परंतु जब संभ्रम की स्थिति होती है तो ये हमको मदद करते हैं कि ये जा कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। यदि इसका लग्न भी सही है, यदि हम जो समझ रहे हैं वो भी सही है, शास्त्र तो सही है ही, वो केवल हमारी गलती हो सकती है या लग्न सही नहीं होगा,
यही हो सकता है। फिर ऐसे वक्त संभ्रम की स्थिति में, और हमें यदि ऐसी खातरी है कि हमारे जो हम तत्व बोल रहे हैं ये तो सही है, तो फिर ऐसे वक्त में वर्ग कुंडली में कभी कभी जाता हूँ। इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि वर्ग कुंडली में नहीं देखता, ऐसा भी मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमको बोला गया था कि सच बोलो, ताकि आप कितने भी साल के बाद में बोलोगे वही बोलोगे, है ना। झूठ बोलने के बाद में आदमी भूल जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए सीधा सीधा बोलना ही अच्छा है। इस प्रकार से हम D24 को देखते हैं। हमें जो तकलीफ आने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आगे जाके अक्षवेदांश और षष्ठांश के वक्त हो सकता है कि इन दोनों को इकट्ठा करके बताऊं, उसमें मैं केवल शायद षष्ठांश को देखूंगा। इसका कारण यह है, तो वो षष्ठांश का जब बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ऐसा बोले है कि दोनों को भी दोनों से सब कुछ देखना, अक्षवेदांश और षष्ठांश से, परंतु षष्ठांश को 16 वर्ग बल में 4 गुण दिए हुए हैं और अक्षर वेदांश को आधा गुण दिया है, परंतु दश वर्ग में षष्ठांश कुंडली को 5 गुण दिए हुए। तो वहां मैं शायद मैंने अभी तो कास्ट नहीं किया, मैं वो करना चालू करता हूँ, पहले मेरी थियरी लिखता हूँ क्या क्या होना चाहिए, फिर उस पर अप्लाई करता हूँ और लिखते जाता हूँ। इसलिए कभी कभी मैं जब बोलता हूँ तो इसी ऑर्डर से नहीं बोलता, आगे पीछे कर लेता हूँ। उसका मतितार्थ तो वही रहेगा, उसमें मैं फर्क नहीं करूंगा कभी भी। तो मैं आपको इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ कि संभ्रम की स्थिति न रहे। ऐसा भी ये संभ्रम का विषय है। होरा प्रदीप ऐसा बोलता है, यदि मुझे बराबर याद है तो, कि नववंश से संतति देखो। अब यहाँ आगे पंचायत की भाई किसको हम माने, वो भी आचार्य थे, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी था, है ना। तो इसलिए मैं पाराशर को ही मूल पकड़ के, क्योंकि उन्होंने पूरे 16 वर्गों का वर्णन किया। आप देखोगे यदि कि मंत्रेश्वर जी या जातक पारिजात में भी 10 वर्ग तक ही बोला गया है। आपको पढ़ोगे तो पढ़ा तो होगा ही, आपने, आपको मालूम भी है। 16 वर्ग का पूर्णतः वर्णन जो है वो पाराशर जी ने किया है। तो इसलिए मैं उनको ही प्रामाणिक मान के, और जो एक हम क्या कह सकते हैं उसको, अंग्रेजी में हम फॉर्मेट बोलते हैं, या एक मैंने जो रूपरेखा पकड़ी है कि ये चीजें होना, तो इसका ऐसा अर्थ होता है, तो इन्हीं को हमको देखना है। तो यहाँ पर हमें वो नजर आता है, और इसीलिए आपने देखा होगा मैं केवल वॉरेन बफेट की ही कुंडली लेके चला हूं, ताकि गलती हो जाएगी तो मुझे भी समझेगा कि कुछ न कुछ मैं उसको नहीं ढंग से समझ सका। हमारे 18 प्रवर्तक हो गए और हजारों आचार्य हो गए, हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से, यदि मुझे याद है ठीक, तो होरा रत्न में अनेकानेक आचार्यों का वर्णन भी दिया है, उनके श्लोक भी दिए हैं। वो पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है। तो इसलिए इतना ज्ञान है, और हर एक का मत अलग, श्रुत कीर्ति का अलग रहेगा, देव कीर्ति का अलग रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने खुद को ये बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई तू कोई सर्वज्ञ है नहीं, तू अल्पज्ञ है, तो अपने मर्यादा में रह के जितना हमको समझता है उसी का प्रयोग कर। इसलिए मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा ये हर लेक्चर में क्यों बोलते हैं और हमारा दिमाग क्यों चाटते हो, पर स्थिति जो है वो स्पष्ट कर देना मेरा कर्तव्य, ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो इस प्रकार से हम चतुर्विंशांश यदि समझने की कोशिश करें, और हमें इसमें सब, जब भी हम इन वर्ग कुंडलियों को देखते हैं, वर्ग चक्रों को देखते हैं, तो 3 बातें बहुत जरूरी है हमें, मुझे ऐसा लगता है। कारक, भाव और भावाधिपति। और ये भाव को निश्चित करना, यही इसमें सबसे ज्यादा महत्व की कुंजी है ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए भावों का हमें अभ्यास ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कहीं आने वाला है तब मैं उसके बारे में बोलूंगा कि कुछ कुछ भावों का उल्लेख ही नहीं है, कुछ भावों के बारे में बोला हुआ है। तो हमको हमारा विवेक का प्रयोग करके, विवेक में बोलता हूँ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का प्रयोग करके सोचना है कि ये कौन से भाव को देखना है। एक वर्ग चक्र है, उसमें समझो बोला है कि फलाना फलाना इसका हमें परिणाम मिलता है। जैसा विद्या या वेद भाववंश बोलने के बाद में ये विद्या भाव की तरफ है, तो हमको विद्या भाव को उनको देखना है, उनके कारक देखना है, उनके अधिपति देखना है, ये समझ आता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये भाव का वर्णन कहाँ है। कई बार प्रामाणिक ग्रंथों में उस भाव का नाम ही नहीं रहेगा, किसी एक आधे ग्रंथ में रहेगा, तो फिर वही है कि मेजॉरिटी प्रूव्स द रूल हम बोलते हैं कई बार। तो फिर ऐसा लगता है कि और कुछ तो नहीं है इसके पीछे। फिर जो विविध शब्दों का अलग अलग जगह प्रयोग होता है, उसको सोच के बाद में हमको समझना पड़ेगा। नहीं तो कई बार
2 या 3 वर्ग चक्रों को एक ही भाव हमको दिखेगा और एक ही कारक दिखेगा, ऐसा होगा नहीं। नहीं तो इतने चक्र बनाते। वो उनके पास इतना बड़ा लिटरेचर लिखा, तो वो बगैर काम से उसको फालतू बढ़ा के अपने कोई बुद्धि का प्रदर्शन तो करते नहीं थे। वो अपने आश्रम में रहते थे, अपने दिल को जो लगे वो बच्चों को सिखाते थे, है ना। आपने तो सुना है कि पाराशर और मैत्रेय जी का वो संवाद है जिसको हम बृहत पाराशरी बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं पाराशर जी ने लिखा, लिखा नहीं है। उनका जो संवाद था वो बाद में किसी ने तो भी हाथ से उसको उतारा, उसको पांडुलिपि में आया। इसलिए उनके पांडुलिपियों में भी आपको फर्क दिखेगा। गणेश दत्त पाठक जो है वो बोलते हैं कि 7 ही चरकारक होते हैं, और बाकी जगह बोलते हैं सप्तानाम अष्टानाम वा। जैमिनी जी भी बोलते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बार बार कर देना चाहता हूँ मैं किस ढंग से सोचता हूँ। हो सकता है मेरा गलत भी होगा, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग, आपके पास जब चार्ट आते हैं जहां इमरजेंसी नहीं है, या आप लोग नोट्स लिखते होंगे, हमारे जमाने में नोट्स लिखने की आदत ही नहीं थी, वो आज भी मुझे नहीं कि किसको क्या बताया, मैं भूल जाता हूँ। कोई बताता है हो गया तो मैं बोलता हूँ अच्छा हो गया, भगवान की मर्जी। परंतु हम जब फॉर्मल एजुकेशन पैटर्न में आते हैं तो हमको जरूरी रहता है कि डाटा कलेक्ट करना और उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करना। तो जहाँ ऐसी संभ्रम की स्थिति आती है तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि भाई ये जो वर्ग चक्र है इनमें इस प्रकार का हो रहा है क्या, और इसके लिए भाव पे अधिकार अच्छा बनाना चाहिए, ऐसा मेरा बार बार कहना है। मुझे लोग बोलते भी हैं, आप भाव भावेश को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे अभी विद्या है, विद्या के कौन सा भाव है, तो 3 जगह बोला है। इसको भी विद्या भाव बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, उसको भी कौन से स्तर का है ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को परेशान करते रहता हूँ लंबा भाषण देके तो इस प्रकार से हम उसको देखेंगे कि उन्होंने वेद भावांश क्यों बोला है, विद्या या वेद भावांश, तो प्रत्येक का उसने, जैसा अभी D40 D45 यानी खवेदांश और अक्षवेदांश, इसके बारे में उन्होंने जो बोला है वो बहुत क्लियर है। परंतु कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मातृ घराने का जो वंशावली है वो D40 से देखना और पितृ घराने की वंशावली को D45 से, वो भी सही हो सकता है। मैंने इसलिए पाराशर जी को ही पकड़ के उन्होंने जो बोला उतने पे ही, इसलिए मैं कायम रह रहा हूँ कि अलग अलग विद्वानों ने उसका अलग अलग कहा हुआ है और आपको पता होगा ही, परंतु मैं कोशिश करूंगा प्रदीप का वो श्लोक ढूंढने की। थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद है, परंतु वो ढूंढने की, और वो शायद षष्ठ्यांश में या तुर्यांश के वक्त जब आएगा, अभी तो सप्तविंशांश हम अगले वक्त लेंगे, D27 या भांश जिसको बोलते हैं, तो उस समय तक मुझे वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब मैं कहाँ पढ़ा है याद नहीं है, तो उसको भी देने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाए। अब आप लोग ग्रेजुएशन के आगे चले गए, आप अब अनुभव सिद्ध ज्ञान के तरफ जा रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि वो भी आपके काम में आएगा। उसका भी विचार कीजिए, क्यों बोला है ये भी हमको बार बार सोचना पड़ेगा। तो इतना कह के, अब कुछ प्रश्न होंगे तो जरूर पूछिए, खासकर भावों पे पूछेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वो सारावली का देखता हूँ साहब, भवनाधिपति समर्थन, क्योंकि भावेश के बगैर एक कदम भी बढ़ नहीं सकते, उसमें मेरा अच्छा विश्वास है। तो इसलिए भाव कैसा चूज करना है तो देखना ही पड़ेगा। तो एनी क्वेश्चंस और व्हाटएवर। Thank you, sir. Thank you, sir. ये कॉम्प्लिकेटेड होने से साहब मैं इसको शॉर्ट में आधा घंटा, 1 घंटे के, आधे घंटे के ऊपर इसलिए नहीं उसको जाना चाहता कि कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा वक्त लगता है, मुझे भी लगता है। सर प्रणाम। नमस्ते सर। सर ये जो आप दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो ये राशि दृष्टि की बात कर रहे हैं? राशि दृष्टि की मैंने मैंने उसका कारण भी बताया, शायद वो स्लाइड्स में भी है, आपको शेयर करेंगे सर, कि देखो हमें जो दृष्टि कैसे कैलकुलेट करना, दृष्टि बल कैसा कैलकुलेट करना, उसका कैसा अनुमान निकालना, इसके बारे में बोला है, वो अंशों में बोला गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राहु और केतु अंशों में एक दूसरे से करीबन 180 अंश अलग रहते हैं, है ना, हर वक्त। पर जब आप वर्ग कुंडली में चले जाते हैं, वो कई वर्ग कुंडलियों में एक ही घर में आपको दिखेगा। अब यहाँ आप है ना, राहु केतु, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं राहु केतु नहीं मानता, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। आपने यहाँ पे बोला कि बुध जी उसको देख रहा है जी, D24 में बुध फिफ्थ हाउस को देख रहा है। नहीं, बुध नहीं मैंने बोला,
फिफ्थ, बुध हाँ राशि। बुध बराबर है ना, बुध फिफ्थ हाउस को देख रहा है ना, ये तो फिर और राशि है ना, नहीं तो सर ड्यूअल बुध राशि कैसे एक देखेगा? एक दूसरे को देखती है। हाँ, हाँ तो राशि राशि देखिएगा तो बुध की दृष्टि तो नहीं है ना गुरु जी यहाँ पे। नहीं उसी को राशि दृष्टि कहा जाता है। जी जी। राशि दृष्टि में चर राशियां खुद के बगल की राशि छोड़ के, बगल की तीनों राशि छोड़ के हाँ बाकी जी हाँ जी जी जी। हमारा क्वेश्चन वो राशि दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला मैंने ऐसी कैसी गलती कर भी सकता हूँ कभी कभी उम्र के हिसाब से, ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी देख रहा था क्या हुआ। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा। सर ये सैटर्न और मून D24 में इकट्ठे हैं। जी जी बेसिकली सैटर्न और मून दोनों जो हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं दोनों के, जी दे आर 180 डिग्रीज ऑपोजिट, चाहे Yeah, वो फास्ट yeah. है वो स्लो है, या जो भी हम कहें तो दोनों ऑपोजिट हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सर ये इस टाइम पे दोनों इकट्ठे होने पे एट एजुकेशन तो कंफ्यूजन बड़ा हुआ होगा इस टाइम के। हाँ उसमें इसलिए वो चेंज भी हुआ ना बेटी। देखो चंद्र होने से उन्होंने 2 अपने कॉलेजेस बदले, है ना। चंद्र जो है ये परिवर्तनशील है, वो रोज एक साइज का रहता नहीं है। कभी चंद्र जहां पर भी बैठता है, जहां देखता है वहां वो चेंज आते रहते, वो भाव को वो बदलते रहता है। अच्छा शनि जो है ना, केतु का इफेक्ट था या शनि का इफेक्ट था? और शनि को वो पकड़ के रखने की, इसलिए उन्होंने वो ऐसा नहीं किया कि कोर्स बदल दिया या उसको बीच में छोड़ दिया। शनि तो पकड़ के रखता है, वो ओल्ड पर्सन है ना, तो वो ट्रेडिशनल है हमारे समाज कि वो ट्रेडिशन को पकड़ कर पिता ने बोला है करना तो है ही, तो केवल उसने कॉलेज बदला, उन्होंने अपना कोर्स नहीं बदला। कुछ लोग मिड स्ट्रीम कोर्स भी बदलते हैं, ये आपको खासकर अपने नेटल चार्ट में यदि केतु वगैरह चतुर्थ में रहा तो ऐसा दिखेगा कि ग्रेजुएशन के वक्त कई बार वो कोर्स बदल देते। और उस पर सूर्य देख रहा है, आपने देखा होगा तो, है ना, राशि दृष्टि से वहां सूर्य देख रहा है इन दोनों पे। ये पिता है, ये पिता का कारक है, पिता की इच्छा थी इसलिए उन्होंने किया। तो पिता की इच्छा थी इसलिए शनि तो रुका रहा। शनि सूर्य पे जब दृष्टि डालता है तो वो कई बार पिता के या अधिकार के अगेंस्ट जाने को देखता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। शनि की भी ऑफकोर्स वहां दृष्टि है, पर चंद्र की भी है, पर हम केवल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं ना कुंडली के, तो इसलिए उन्होंने वो वहां डटे रहे। पर उन्होंने जो थोड़ी सी इच्छा थी बदलने की, तो उन्होंने कॉलेज केवल बदला और कोर्स नहीं बदला। उन्होंने 2 कॉलेजेस बदले उन्होंने, ऐसा उनके जीवनी में लिखा हुआ है। उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको गिव अप नहीं किया। चंद्र बदलते रहता है, चंद्र का बदलना है उसका स्वभाव। चंद्र यदि चतुर्थ में होगा तो कभी कभी उसको मार्क्स कम ज्यादा मिलते हैं, आप ऐसे भी देखोगे। ये रेगुलर चार्ट में हमारे, हम राशि चक्र में बोलता हूँ, या आप लग्न चक्र समझिए, लग्न कुंडली में चतुर्थ में चंद्र रहा है, चतुर्थ में चंद्र की दृष्टि रही, तो आपको दिखेगा कि उसके मार्क्स कम ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल को होते रहेंगे, है ना। वो बदलेगा तो नहीं, पर मार्क्स का जो प्रमाण है, क्योंकि वो अशुभ ग्रह तो नहीं है, तो वो मार्क्स कम ज्यादा करते रहता है। हो सकता है कि ये जब कॉलेजेस उन्होंने चेंज किए तो वो भी कारण होगा, पर उसके बारे में कुछ मुझे वहां मिला नहीं, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करता। ये भी हो सकता है हुआ होगा, उनकी जीवनी का इतना ही मैं ढूंढ सका, है ना। ये रिक्लूज है पर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। पूछने में हिचकी है बात, हाँ बिल्कुल शांति से पूछिए। आपसे मैं पढ़ते जाता हूँ, आपको लगता है मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्या नहीं, anyone else, any question? Thank you very much, sir. माय प्लेजर सर। 24 में एक बड़ी मजेदार बात था जी सर। मरकरी और वीनस तीनों के तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन तीनों का एस्पेक्ट जो सा है, इसको ज्ञान के रूप में, बिल्कुल के रूप में बिल्कुल उठा के लेके जाता है। पूरा वहां पे बिल्कुल एक ही जगह जाते हैं और कोई एक दूसरे को तकलीफ नहीं देता। हाँ, और अगर मेन कुंडली में देखें तो नवम भाव के अंदर नाइन्थ लॉर्ड खुद बैठा हुआ है जी जी। तो वो जो है एडवांस्ड एजुकेशन को, एडवांस लेवल एजुकेशन को इंश्योर करता है। जी जी सर, जी सर। और देखिए ना सर, यहाँ पे मजा ये आ रही है, इवन नेटल चार्ट में बुध और शुक्र जो है ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, उसका स्वामी भी गुरु है। देखो वही तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना एक दूसरे के साथ, वो वहां पर भी वो एक दूसरे में मिले हुए है कि थोड़ा सा उल्टे ढंग से मिले हैं, इतना ही है।
वहां हम राशि दृष्टि देखते हैं, तो गुरु के राशि पे बुध और शुक्र देख रहे हैं। ऐसा भी बुध जहाँ देखता है उसको पुष्ट करता है, कहते हैं हमें। तो यहाँ ग्रह दृष्टि से भी वही आ रहा है, उसके सिर्फ जो फ्लेवर्स हम जिसको बोल सकते हैं, छटाएं जो है वो थोड़ी बदल जाती है। जी जी जी। नहीं, क्योंकि है ना सर। और शनि भी जो है चतुर्थ में, तो वो भी यहाँ पर गुरु पे ही देख रहा है अपने लग्न कुंडली में। जो वहां पे चतुर्थ में हमको शनि दिख रहा है, तो वो चतुर्थ को देख रहा है लग्न कुंडली में, तो उसको देखने का तरीका सिर्फ बदल जाता है। बिल्कुल सर। इसलिए और मैं तो ये सबको अपील करते रहूंगा कि आप लोग इसमें ज्यादा अभ्यास कीजिए, अच्छे विषय है ये। हम लोगों का तो अभी उम्र हो गई तो इतना भी दिमाग चलता नहीं है, पर यंग लोगों का ब्रेन अच्छा रहता है, फास्ट। ये लोग तो सर पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। नहीं, सीखते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। सर एक क्वेश्चन और है सर। आप बोलो ना बेटा, बोलो। सॉरी, रेट्रो प्लान का कहते हैं कि वो पिछला घर के भी अगर हम एस्पेक्ट देखें तो पिछले घर की भी देते हैं। कौन सर रेट्रो प्लैनेट का हाँ उस पे वो असर डालता है, असर डालता है। जी सही बात है। इसके इसलिए अंदर वो शनि चंद्र पे असर वहां पर भी डालता है, लग्न में भी डालता है। नवमांश में नहीं होगा, इधर वर्ग चक्र में नहीं होगा बेटा। वर्ग चक्र थोड़ा अलग चलता है, क्योंकि वहां वो है नहीं, वो उसका प्रभाव जो है उसकी बात कर रहा है, वो केवल उस भाव पे है ना। क्योंकि यहाँ राशि दृष्टि है ना, तो यहाँ पे सब उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। पर लग्न कुंडली पे आप देख रहे हो कि शनि वक्र का है और पीछे में उसके चंद्र बैठा हुआ है। चंद्र बैठा हुआ है। वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आपको नजर आ ही रहा है, सिर्फ उसकी एरिया बदल गई। इसलिए शायद वो प्रवर्तक थे, विद्वान थे, उनको मालूम था कि क्या हो रहा है करके। ये बराबर है आपका कि वो पिछले वो नेटल चार्ट में यदि वक्री ग्रह रहा है, वो अपने पिछले राशि पर भी थोड़ा प्रभाव डालते रहता है। एक्सट्रीम सर, खासकर यदि वो अर्ली डिग्रीज में होगा तो बिल्कुल ज्यादा डालेगा प्रभाव, है ना। क्योंकि आप समझ सकते हो वो 15 डिग्री का जो बोला है, जिसको हम भाव मध्य से 15 डिग्री दूर होता है तो प्रभाव कम होता है वगैरह बोलते हैं, उसको भाव चलित में इधर से उधर कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे बराबर बोल रहे हैं आप, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ वो राशि दृष्टि, राशि यदि दृष्टि डालेगी तो ग्रह दृष्टि डालेगा। तन्निष्ठाष्ट तद्वत, ऐसा जैमिनी ने बोला है ना। हाँ, अभी पश्चिमती वृक्षाणी पार्श्व भेच, साइड में भी देखता है, पीछे नहीं देखता या आगे नहीं देखता, इसलिए उसके बिल्कुल लग के जो है उनको नहीं देखने का। ऐसी राशियां दृष्टि डालती है। और तन्निष्ठाष्ट तद्वत, उसमें जो भी बैठे हैं वो भी वैसी ही दृष्टि डालते, तो इसलिए वो इमीडिएट पीछे में दृष्टि डाल नहीं सकता। क्योंकि यहाँ हम जो चतुर्विशांश है, यहाँ पर हम राशि दृष्टि पकड़ रहे हैं ना बेटा, है ना, तो वो एडजेसेंट राशि को देख नहीं सकता। हाँ ठीक है बेटा, तो थोड़ा गड़बड़ होती रहती है राशि दृष्टि में, मेरी तो बहुत होती है, मैं क्या बताऊँ आपको। सर आप तो बिल्कुल नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। माय प्लेजर। प्रणाम सर। नमस्ते जी।